नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 35 तक। सेक्शन 27 में कंडीशनल ट्रांसफर की बात की गई है, यानी कि अगर एक व्यक्ति कोई कंडीशन रख रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कि भैया कंडीशन पूरी हुई तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे ही पास रहेगी, अदरवाइज किसी दूसरे व्यक्ति को चली जाएगी, तो ये सेक्शन 27 में कवर्ड है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी गई है, ए ने बी को 500 रुपये दिए और साथ में एक कंडीशन लगा दी कि ए की डेथ के बाद बी को एक लीज डीड को एग्जीक्यूट करना होगा। उनके बारे में जो भी लीज डीड फिक्स हुई होगी कि भैया ये करनी है तो वो बी को पूरी करनी होगी। अगर वो नहीं करता है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास। लेकिन होता क्या है, बी की पहले ही मृत्यु हो जाती है, ए से पहले ही हो जाती है, तो अब कौन करेगा उसको लीज डीड को एग्जीक्यूट? बी तो है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी जो है सी के पास चली जाएगी, क्योंकि जो कंडीशन पूरी होनी थी लीज डीड की वो तो पूरी हुई नहीं और उसके पूरा ना होने पर प्रॉपर्टी जा रही थी सी को। तो ऐसे केस में जब बी की डेथ पहले ही हो जाती है तो प्रॉपर्टी सी को ही दी जाएगी। ठीक है जी। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दी, लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि वाइफ अगर ए से पहले उसकी डेथ होती है, वाइफ की डेथ होती है, तो ही ये एक वाइफ के पास प्रॉपर्टी जो है रहेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर वाइफ की डेथ ए के बाद में होती है तो प्रॉपर्टी जो है बी को चली जाएगी। तो ऐसे केस में हुआ क्या कि ए और उसकी वाइफ जो है दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई और ये पता लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया कि किसकी मृत्यु पहले हुई और किसकी बाद में, बिल्कुल लगभग एक साथ ही हो गई। ठीक है जी। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी का क्या होगा? प्रॉपर्टी जो है वो बी को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 30 में की बात करते हैं, उसमें कहा गया है प्रायर डिस्पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन रखी गई है जिसके पूरा ना होने पर दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी चली जाती है, तो अगर वो कंडीशन इनवैलिड है, जिस तरीके से मान लो ए ने प्रॉपर्टी दी बी को और बी ने कंडीशन पूरी नहीं करी और प्रॉपर्टी जा रही है सी को, लेकिन जिस वे में जा रही है वो इनवैलिड है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी बी के पास ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ए ने अपना फार्म जो है वो बी के नाम पे कर दिया, मतलब बी को दे दिया फॉर हर लाइफ टाइम, अपनी जीवन भर वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। इफ़ शी डज नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड टू सी, मान लो उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है सी के साथ और ए ने ये जो प्रॉपर्टी दी है बी को वो इस शर्त पर दी है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देगी, छोड़ेगी नहीं और सी के साथ, ताकि वो शादी ना कर सके। तो ऐसी कोई भी कंडीशन वो नहीं लगा सकता किसी भी व्यक्ति के ऊपर, भैया ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनको डाइवोर्स करना है नहीं करना है, क्या उनके जो है पर्सनल रिलेशंस चल रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है इनवैलिड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इस केस में ये माना जाएगा कि बी जो है वो एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, लेकिन उसको कोई भी कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सेक्शन 31 में बताया गया है कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। कई बार अब यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की कोई बात नहीं हो रही है, एक व्यक्ति है अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, साथ में कोई कंडीशन है ना कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फॉर लाइफ टाइम हो रहा है, यानी कि जब तक वो जीवित है दूसरा व्यक्ति तब तक उस प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे केस में जब लाइफ टाइम के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है और साथ में कोई कंडीशन लगाई जा रही है कि जो उसको पूरी करनी है, अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो प्रॉपर्टी वापस ओनर के पास आ जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 31 यही कहता है। तो एग्जांपल देखते हैं, ए ने भैया अपना घर बी को दे दिया फॉर लाइफ, लेकिन कंडीशन ये है कि उस घर के पास जो उसी जमीन में घर की जो जमीन है वहीं पर एक पेड़ है, उस पेड़ को नहीं काटना है। अगर पेड़ को काटा गया तो जो घर है वो उस पूरी जमीन के साथ वापस ओनर के पास आ जाएगा। तो उसने पेड़ काट दिया, बी ने पेड़ काट दिया, तो ए के पास उसका घर और वो सारी जमीन जो है वापस चली गई। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए ने अपना फार्म हाउस बी को दिया फॉर लाइफ टाइम। यहां पर कंडीशन लगाई इफ ही डज नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 months आफ्टर ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो रहा है उसके बाद 3 महीने तक उसको इंग्लैंड नहीं जाना है। अगर वो इंग्लैंड चला जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए को मिल जाएगी और वो चला जाता है, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी है वो ए को मिल जाएगी अगर 3 महीने के भीतर वो चला गया है तो। ठीक है जी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं सेक्शन 35 में इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। अब यहाँ पर हम बेयर एक्ट की अगर हम भाषा देखें तो यहाँ पर कहा गया है वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति
किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की इच्छा रखता है जो जिसका वो मालिक नहीं है, जिसका वो ओनर नहीं है, और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए वो कोई बेनिफिट दे रहा है ओनर को। मान लो ए कह रहा है कि मैं बी को, जो कि ओनर है एक पर्टिकुलर हाउस का, वो बी को 10 लाख रुपए का ऑफर देता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ये 10 लाख रुपए तो तुम रख लो, इसके बाद तुम्हें अपना घर जो है वो सी के नाम पे ट्रांसफर करना होगा। तो इस तरीके का ऑफर दिया गया है। किसने दिया है? ए ने दिया है। क्या ए ओनर है? नहीं, ए ओनर नहीं है, बी ओनर है, और ट्रांसफर किसके हक में होना है? सी के हक में होना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बी के पास एक चॉइस है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। लेकिन अगर एक्सेप्ट किया जाएगा ऑफर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट ले लिया और कंडीशन को पूरा नहीं किया। अगर आपने बी ने जो है 10 लाख रुपए लिए हैं, तो जो घर है वो ट्रांसफर करना होगा सी के नाम पे। ठीक है जी। या फिर 10 लाख रुपए को भी छोड़ना होगा अगर ट्रांसफर नहीं करना है तो। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब तक बी ये चॉइस को इस्तेमाल कर पाता, जब तक वो बता पाता कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उससे पहले ही ए की मृत्यु हो जाती है जिसने ऑफर दिया था। ऐसे केस में क्या होगा, ए का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनसेट करेगा सी को। क्या कंपनसेट करेगा? जो भी उसका एंटाइटल्ड लॉस हुआ है। यानी कि अगर ये ट्रांसफर हो जाता तो बी के घर की जो भी मार्केट वैल्यू, मान लो 10 लाख का ऑफर मिला था लेकिन मार्केट वैल्यू उस घर की 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए ए के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है सी को दिए जाएंगे, क्योंकि उसको तो वो 8 लाख का घर मिलने वाला था ना। अगर वो ए की इच्छा अगर पूरी हो जाती तो ए ने तो पैसे दे ही दिए थे, 10 लाख रुपए दे दिए थे, तो उस 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए सी को कंपनसेट कर दिए जाएंगे उसके एंटाइटल्ड लॉस के लिए। ठीक है जी। क्योंकि वो एक डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है। सी क्या है? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। उसको ट्रांसफर होने वाली थी कोई चीज, लेकिन ए की मृत्यु की वजह से नहीं हो पाई, तो अब कंपनसेशन मिलेगा। आगे बात करते हैं, अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजैक्शन। अगर ये जो बेनिफिट है, मान लो 10 लाख रुपए ए जो है दे तो रहा है, लेकिन बी के बेटे को दे रहा है या बी की बीवी को दे रहा है, बी को नहीं मिल रहे वो पैसे, और कहा जा रहा है बी से कि तुम अपना घर जो है इसके बदले में सी के नाम पे कर दो, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा। मतलब ए को कोई भी इलेक्शन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, कोई भी चॉइस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि डायरेक्टली उसके पास ऑफर आया ही नहीं है, जो बेनिफिट है वो उसको डायरेक्टली नहीं मिला है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर ए ने बी को 2 फायदे दिए हैं, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें घर के बदले तो घर दूंगा, जो तुम्हारा घर है जो मैं चाहता हूं कि तुम सी के नाम पे कर दो वो तो ठीक है, तो उसके बदले तो मैं तुम्हें ये घर दे रहा हूं, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ साथ मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दे रहा हूं। तो ऐसे केस में अगर बी इस ऑफर को रिजेक्ट करता है तो क्या होगा, तो उसको सिर्फ वो घर वापस देना होगा जो उसके अपने घर के बदले में मिल रहा था। 10 लाख रुपए वो चाहे तो रख सकता है, देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं साहब। जरूरी नहीं है कि बी जो है खुल के एक्सप्रेस करके ये कहे कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफर जो है एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार इम्प्लाइड तरीके से भी वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। इम्प्लाइड क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर उसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं जिसके बदले में उसको अपना घर जो है सी के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो उसने वो 10 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिया और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। अब जब तुमने 10 लाख रुपए ले लिए हैं तो कुछ जिस कारण से लिए वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और अब उसको अपना घर जो है ट्रांसफर सी के नाम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अगर कोई भी चीज जो उसको मिली है वो उसने एग्जॉस्ट कर दी है, खत्म कर दी है। फॉर एग्जांपल कोल माइन, ए ने अपना कोल माइन ट्रांसफर कर दिया बी के नाम पे ताकि बी अपनी प्रॉपर्टी को सी के नाम पे कर दे, तो वो कोल माइन उसने एग्जॉस्ट कर दिया, तो ऐसे केस में ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और बी को अपनी प्रॉपर्टी सी को देनी पड़ेगी। तीसरा है कि अगर बी डज नॉट गिव आंसर टिल 1 ईयर, अगर 1 साल बीत गया है, बी ने कोई आंसर ही नहीं दिया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है ऑफर को, तो 1 साल बाद फिर से ए उससे पूछेगा कि क्या तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तो अब जो 1 साल बीतने के बाद जब उससे दोबारा पूछा गया, अब भी उसने कोई आंसर नहीं दिया, तो अब ये माना जाएगा कि उसने जो ऑफर दिया गया था, ए ने जो ऑफर बी को दिया था वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है और बी को जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा और बी को अपना जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी सी के नाम पे वो उसको करनी पड़ेगी। एक और यहाँ पर बात है, पॉइंट है, वो ये है डिसेबिलिटी अगर कोई भी हो जाती है। मान लो मेंटल डिसेबिलिटी हो गई, इंसेननेस, पागल हो गया, जो बी है जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो पागल हो गया, उसको जो बेनिफिट दिया जा रहा था क्या वो उसको ले सकता है और क्या उसको ये जो चॉइस है वो इस्तेमाल करनी होगी बेनिफिट लेकर के और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी। तो जब तक वो डिसेबिलिटी उसके अंदर है, अगर वो जब तक उसका जो पागलपन है, जो इंसेननेस है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो इस इलेक्शन को नहीं करेगा, ये जो चॉइस है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है अगर करना चाहता है तो। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 27 से लेकर 35 तक समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।